हेलो दोस्तों, ये है कंप्यूटर का पार्ट 4 और आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का सिलेबस पार्ट 4 से। पार्ट 3 तक पढ़ा, कुछ बेसिक्स पढ़े थे, तो आज भी वही है, इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री, जो भी कंप्यूटर का इतिहास है। ये पार्ट 4 में भी हम वही देखने वाले हैं। हमारा चैनल है सीधी शिक्षा 8887। यहाँ पे आप हमें चेक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हैं। जो छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक का भी सिलेबस चल रहा है, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। ये पढ़ते हैं कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। जो हमने देखा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। सर, कंप्यूटर से घंटों की गणना को कुछ सेकंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, किया जा सकता है। यही क्या है, कंप्यूटर है। तो आज कंप्यूटर हर जगह आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर कितना अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, एजुकेशन पर्पस, डिफेंस, रिसर्च में। हर जगह आज कंप्यूटर का इस्तेमाल है, छोटे से छोटे स्तर लेकर बड़े स्तर तक। वो कंप्यूटर का उपयोग इतना बढ़ चुका है और हमें ये देखने को मिलता है। तो कंप्यूटर काम कैसे करता है हमने देखा था। वो बस एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कंप्यूटर एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो कंप्यूटर, सबसे पहले एक छोटा सा डिफरेंस, कंप्यूटर और कैलकुलेटर में क्या डिफरेंस होता है। कंप्यूटर जो कैलकुलेटर होता है ये भी कैलकुलेट करता है, कंप्यूटर भी कैलकुलेशन संगणक कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर है इसके पास क्या स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती, स्टोरेज कैपेसिटी के पास नहीं होती। बट ये क्या स्टोर भी करता है, किसको स्टोर करता है, डाटा को स्टोर करता है। अब कैलकुलेटर में मैं कोई डाटा दे रहा हूँ, जैसे 5 into 6 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 30। अब यहाँ भी डाटा इनपुट कर रहे हैं, यहाँ भी डाटा इनपुट कर रहे हैं। बट यहाँ पे ऐसे कुछ डाटा होते हैं जो कि फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, उस डाटे का उपयोग कर सकते हैं। बट एक बार कैलकुलेटर को रिफ्रेश मार दिया, इसका उपयोग नहीं कर सकते ना, इसमें जो डाटा अपन स्टोर नहीं होता। बट अगर कंटिन्यूस आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डाटा को क्या करता है, 5 into 6 30, 30 into 5 जैसे 150। तो आप ऐसा इसमें कैलकुलेटर में कर सकते हो। बट ऐसे कुछ डाटा होते हैं जो स्टोर नहीं कर पाता कैलकुलेटर। तो ऐसे जो डाटा, यानी हम ये बोल सकते हैं कंप्यूटर एक क्या का है, जो डाटा को स्टोर करता है। अब जो मैं इनपुट दे रहा हूँ, मैं यहाँ भी इनपुट दे रहा हूँ, जैसे 2 इनपुट दिया, 3 इनपुट दिया। तो यहाँ किसके थ्रू इनपुट दे रहे हैं, अपन कीबोर्ड के थ्रू कुछ इनपुट दे रहे हैं। ये बोल सकते हैं इनपुट डिवाइसेस, बोल सकते हैं इनको। निर्देश दे रहा है यानी इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना। तो इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे क्या है, बोर्ड है ना। और माउस इनपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, प्रिंटर। और ये जो डिस्प्ले है, मॉनिटर, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट शो हो रहा है ना। यहाँ से डाटा गया, सिस्टम में प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद जो भी उसका आंसर है, डिटेल है, जो भी डाटा यहाँ पे कहाँ शो हो रहा है, आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं किसी चीज को प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे डाटा आउटपुट हो रहा है। तो बेसिकली ये सब क्या है, इनपुट आउटपुट सुन रहे हैं हम लोग, प्रोसेस सुन रहे हैं। अब इसको एकदम डिटेल में देखते हैं कैसे ये काम करता है। अब जैसे कंप्यूटर है ना, जो डाटा इनपुट मतलब क्या है, कंप्यूटर को दी गई जानकारी। डाटा प्रोसेसिंग मतलब निर्देश के अनुसार क्या करेगा, वो कार्य करेगा, डाटा स्टोर करेगा। डाटा और प्रोग्राम को क्या कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है ना। आउटपुट के यहाँ पर कंप्यूटर से दी गई जानकारी, जो हम लोग कंप्यूटर से जानकारी ले रहे हैं, जो भी मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ वो क्या है, कंप्यूटर से है। यहाँ पे हम लोग एग्जाम में कुछ इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछेगा। तो याद रखिएगा, जो डाटा इनपुट क्या है, कंप्यूटर को जो हम जानकारी दे रहे हैं। डाटा प्रोसेसिंग क्या है, निर्देश के अनुसार वो कार्य करेगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कैलकुलेटर का। मैं इसको डाटा दिया, डाटा इनपुट किया, प्रोसेस किया, और इसको क्या दिया, हम लोग को डिस्प्ले में शो किया। बस यही है डाटा इनपुट, हम लोग जो दे रहे हैं अब उसको स्टोर करेगा। कोई भी चीज हम लोग क्या करते हैं, डाटा पे काम करते हैं ना। सारा चीज किस पे ऊपर खेल है, डाटा का खेल है यहाँ पर। अब एक कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसकी कार्यप्रणाली हमने देखा कि वो डाटा को इनपुट के तौर पे ले रहा है, यानी यहाँ पे इनपुट तो क्या कर रहा है, वो प्रोसेस कर रहा है। तो फिर क्या कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। और प्रोसेस कर रहा है, साथ साथ में क्या कर रहा है, स्टोर भी करता है डाटा को। यही कंप्यूटर की विशेषता है ना? अब जो डाटा है, मैं बार बार हर चीज पे क्या पे फोकस कर रहा हूँ, यहाँ पर डाटा बोल रहा हूँ। अब वो डाटा कैसा भी हो सकता है। अब जो डाटा के प्रकार कुछ देखते हैं हम ना, न्यूमेरिक डाटा 1 2 3, जिसको हम लोग संख्यात्मक डाटा बोलते हैं, है ना। अल्फाबेटिक डाटा, ABCD, ये सब अल्फाबेटिक अक्षर डाटा। और अल्फा न्यूमेरिक डाटा, अक्षरांकीय डाटा, ठीक है, अक्षरांकीय डाटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अक्षरांकीय डाटा में हॉस्टल एट 1 2 3 स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सब कॉम्बिनेशन। न्यूमेरिक में 1 2 3, अल्फाबेटिक में ABC। ये सब क्या है, डाटा के जो भी कह सकते हैं।
अब जो मेन डिफरेंस है यहाँ पे हम लोग देखें कि इनपुट है आउटपुट है, तो ये सब आपको दिख रहा है, कुछ हार्डवेयर है कुछ सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल्ड है ना। तो ये इसके अंदर जैसे इसके अंदर रैम है, ये सब मदरबोर्ड, ये सब क्या हार्डवेयर है, ये सब कीबोर्ड, ये सब क्या है हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर को चलाने के लिए, अब ये जो हार्डवेयर अगर मैं कोई डब्बा ला के रख दूं, हाँ, ऐसा हार्डवेयर एक डब्बा ला के रख दूं, माउस लगा दूं, ये सब फिट कर दूं, जब तक उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डालूंगा तब तक क्या हार्डवेयर काम करेगा? हार्डवेयर को पता क्या है कि क्या काम करना है। ठीक है, वो एक समझिए कि एक डब्बा है, एक प्लास्टिक कुछ भी एक ऐसा कंपोनेंट्स है उसमें इंस्टॉल्ड है। अब उसको पता ही नहीं कि क्या करना है। अब उसको कौन निर्देश देगा जब तक उसको कोई गाइड नहीं करेगा, यानी कंप्यूटर डिपेंडेंट है किसके ऊपर? यूजर के ऊपर, है ना। कंप्यूटर डिपेंडेंट है। अब देखिए इसमें हार्डवेयर, ये सब हार्डवेयर बोल सकते हैं हम लोग, इंस्टॉल्ड है। जब तक सॉफ्टवेयर नहीं बताएगा, निर्देश नहीं देगा, इंस्ट्रक्शन नहीं देगा हार्डवेयर को कोई टास्क कैसे काम करना है, तो वो काम नहीं कर सकता। तो इसको क्या जरूरत पड़ गई इंटरेक्शन के लिए? अब सॉफ्टवेयर को जरूरत किसकी? हार्डवेयर को। अब सिर्फ सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर नहीं है तो कोई मतलब है क्या? वो भी मतलब नहीं। यानी देख सकते हैं इन दोनों का इंटरलिंक है। एक जब सॉफ्टवेयर क्या निर्देश देता है किसको? हार्डवेयर को, कि किसी पर्टिकुलर टास्क को कैसे करना है ना, किसी चीज को कैसे करना है, कौन निर्देश देता है? सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर है क्या चीज? सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं? अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इंस्ट्रक्शंस, सॉफ्टवेयर में क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ रूल्स बोल सकते हैं। इंस्ट्रक्शन वन, इंस्ट्रक्शन टू, इंस्ट्रक्शन थ्री, इंस्ट्रक्शन फोर, अलग अलग इंस्ट्रक्शन को ही हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक एक प्रोग्राम है। अब नंबर ऑफ प्रोग्राम्स मिलके क्या बनते हैं? एक सॉफ्टवेयर बनते हैं। सॉफ्टवेयर कैसे बन रहा है? नंबर ऑफ प्रोग्राम्स मिलके, प्रोग्राम वन, प्रोग्राम टू, प्रोग्राम थ्री, ये क्या करते हैं? सिस्टमैटिक है। अब इसी के आधार पर कोई एक सॉफ्टवेयर काम करता है ना। तो प्रोग्राम हमको कैसे, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग प्रोग्राम बोल सकते हैं और नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को हम क्या बोल सकते हैं? एक सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर निर्देश दे रहा है, यानी एक सॉफ्टवेयर में क्या इंस्टॉल्ड है, क्या लिखा हुआ है, कोडिंग लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है। अब ये इंस्ट्रक्शन किसको समझा रहा है? हार्डवेयर को, कि एक काम को कैसे करना है। तो वही क्या है? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यानी फिजिकल कंपोनेंट्स, रैम, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, है ना, जो मॉनिटर, ये सब क्या है? जो कि फिजिकल कंपोनेंट्स है। यही हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्ट्रक्शंस है। मतलब इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ कि इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा। तो ये सब इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कौन काम कर रहा है? हार्डवेयर काम कर रहा है। तो एक मेजर थोड़ा डिफरेंस है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में। ठीक है? दोनों डिपेंडेंट है। अब बेसिक फंक्शन क्या था कंप्यूटर का? ये था, इनपुट लिया तो प्रोसेस किया, स्टोर भी कर रहा है और आउटपुट भी दे रहा है। ठीक? यही है बेसिक फंक्शन एक कंप्यूटर का। अब जब इस एग्जाम में पूछता है हमको कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछेगा, एग्जाम में वो पूछ सकता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। यहाँ पे एक ऐड कर लेते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। याद रखिएगा, कंफ्यूजन के लिए कुछ भी दे सकता है। सी से बनता है कॉमन, ओ से बनेगा ऑपरेटिंग, कॉमन ऑपरेटिंग, एम से बनेगा मशीन, मशीन, एक पी से बनेगा पर्पसली, पर्पसली, यू से बनेगा यूज्ड फॉर। अब क्या आएगा? टी। टी से बनेगा टेक्निकल, एंड एजुकेशनल, एजुकेशनल रिसर्च। आर से अब बचा आर। ठीक है, तो टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये है कंप्यूटर का फुल फॉर्म इंग्लिश में। अगर यही चीज हिंदी में पूछे, यही चीज हिंदी में पूछेगा तो आमतौर पर संचालित मशीन, विशेष रूप से
इस रूप से प्रयुक्त प्रयुक्त तकनीकी शैक्षणिक क्षणिक अनुसंधान। हाँ, ठीक। ये है फुल फॉर्म, आप इसको याद रखिएगा, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। हमने देखा हार्डवेयर के बारे में, हमने जाना सॉफ्टवेयर के बारे में, यहाँ पे डाटा कैसे स्टोर होता है ना। के बाद अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये देखा हमने इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कैसे, साइज के अकॉर्डिंग, फिर हम देखेंगे के कार्य अनुसार, उसका जैसा काम है, उसके बाद हम देखेंगे पर्पस। स्पेशल पर्पस के लिए कुछ कंप्यूटर्स हैं, कुछ जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर है। अब यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर से सबसे पहले आता है पोर्टेबल कंप्यूटर। देखिएगा, पोर्टेबल कंप्यूटर, जो पोर्टेबल कंप्यूटर है, मैं इसको लैपटॉप बोल सकता हूँ, यानी आप इसको कैरी कर सकते हैं, कहीं जा रहे हैं, मस्त होंगे, काम कर रहे हो। ये आजकल ये प्रचलित है और सब जानते भी हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर के अंदर आता है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, इसके बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस और मेजर डिफरेंस किसमें हम देखेंगे। अब जो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, पहले हमने देखा पोर्टेबल कंप्यूटर, इधर से उधर कैरी कर रहे हो। अब माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, सिंगल यूजर कंप्यूटर, डेस्कटॉप ले लो, कर ले। यहाँ पे जब माइक्रो कंप्यूटर की बात करो, पोर्टेबल हमने देख लिया, तो लैपटॉप लैपटॉप का है ना। तो माइक्रो कंप्यूटर कैसे होगा, ये क्या है, एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, एक घर में चार बच्चे हैं, दोस्त हैं दो लोग, ये अच्छा है, एक ही कंप्यूटर है। जब एक कंप्यूटर है तो एक बच्चा गेम खेल रहा है, बाकी सब क्या कर रहे हैं, बैठ के चिंटू मिंटू सिंटू, ये क्या कर रहे हैं, एक जन गेम खेल रहा है और एक जन बैठ के क्या कर रहा है, आराम से देख रहा है। ये बाकी सब क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक जन खेल रहा है, तो इसको हम लोग सिंपल सिंगल यूजर कंप्यूटर, आप एक याद रखिए, गेम से रिलेटेड। हाँ। अब सिंगल यूजर कंप्यूटर मतलब, अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर बोल सकते हैं। एक टाइम पे एक ही पर्सन यूज कर रहा है इसको। अब इसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर थोड़ा एडवांस लेवल है, यानी इसको मल्टी यूजर बोल सकते हैं, सिंपल याद रखिएगा, मल्टी यूजर, ज्यादा कुछ नहीं। मल्टी यूजर यानी एक टाइम पे ज्यादा लोग यूज कर पा रहे हैं। ठीक। अब बस दिक्कत यहाँ पे ये था, यहाँ पे स्पीड, लेस मेमोरी का प्रॉब्लम था। एक टाइम पे ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, एक एक टाइम पे कोई चीज को ज्यादा लोग यूज कर रहे थे, थोड़ा सा स्लोअर स्पीड था, उस समय इतना डेवलप नहीं हुआ था, लेस मेमोरी। तो मिनी कंप्यूटर के बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, थोड़ा एडवांस होते गए हम। जब मेन फ्रेम में ये भी यह ध्यान दिया गया कि इसकी स्पीड भी अच्छी रखी गई, मेमोरी भी अच्छी रखी गई। अब इसमें कॉस्ट बढ़ रहा था यूज करने में, तो ये ऐसे जगह यूज होता है जैसे रेलवे रिजर्वेशन। यहाँ पे क्या यूज होता है, रेलवे रिजर्वेशन में मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है, स्पीड भी अच्छी है, मेमोरी भी अच्छी है, हाँ, लार्ज कैपेसिटी है, और थोड़ी बड़ी भी है। अब जब स्पीड बढ़ती है, ठीक है, एक कंप्यूटर की स्पीड को हम लोग याद रखिएगा, एक कंप्यूटर की स्पीड होती है, उसको हम लोग मापते हैं मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसका फुल फॉर्म है, आगे मिलेगा क्लास में, मिलियन इंस्ट्रक्शन सेकेंड। एक स्पीड कैसे मापते हैं हम लोग, किसी भी कंप्यूटर की स्पीड को कैसे मापा जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन एमआईपीएस से। अब जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये काम कर रहा है फ्लोटिंग फ्लॉप्स, यानी फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर की भी स्पीड इसी से मापी जाती है, ठीक? अब इसके बाद मेन फ्रेम के बाद आता है सुपर कंप्यूटर, यानी सुपर मतलब एडवांस। एडवांस मतलब अब इसको घर घर में सुपर कंप्यूटर यूज करने लगे तो फिर खर्चीला है ये। यानी इतना खर्चा है कि सिर्फ ये लोग कौन यूज करते हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिफेंस वाले, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े रिसर्च में किसका यूज होता है, सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये सिर्फ बेसिक है। ये सुपर कंप्यूटर क्या
अब इसकी स्पीड भी अच्छी है, मेमोरी भी अच्छा है, तेज है, यानी बहुत महंगा भी होगा। इतना महंगा सुपर कंप्यूटर घर घर में यूज नहीं होता है। हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पर, पोर्टेबल कंप्यूटर यूज करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं। अपने घर से रिलेट कीजिएगा, तब कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा मिनी है, कौन सा मेन फ्रेम है, कौन सा सुपर कंप्यूटर है। अब सुपर कंप्यूटर में बता दिया, रिसर्च में, डिफेंस में, यानी आप देख सकते हैं नासा समझ लो, डीआरडीओ, जो बड़े बड़े संस्थान हैं, वहाँ पे तकनीकी सब चीज का होता है, इतना एक्सपेरिमेंट्स, क्लाइमेट वेदर फोरकास्टिंग, इसके लिए क्या यूज होता है, सुपर कंप्यूटर यूज होता है। यानी अच्छी मेमोरी है, अच्छी स्पीड है, एकदम तगड़ा स्पीड, ये सब। अब भारत में सबसे पहले आपको ये परम 8000 आपको देखने को मिलेगा पर कंप्यूटर। तो हम लोग डिटेल में धीरे से पढ़ेंगे आगे जाके कि परम के जो सीक्वेंस है, कितने सुपर कंप्यूटर में कैसे उसको कैसे बढ़ावा दिया गया। तो एक एनएसएम मिशन लागू किया गया, सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ये धीरे धीरे, अब फ्लॉप्स यहाँ पे मैंने बताया आपको, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अब ये कहाँ देखने को मिला हमें, मेन फ्रेम प्लस सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इसकी स्पीड को मापते हैं हम लोग फ्लॉप से, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख सकते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट कैलकुलेट्स द परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी ऑफ सुपर कंप्यूटर। ठीक, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसको देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था MIPS, ये क्या होता है, कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है इसमें। फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर की गति को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्लॉप्स का। अब हम धीरे धीरे की भारत कंप्यूटर के बारे में देख रहे हैं, इसका हिस्ट्री पूरा पढ़ने वाले आगे जाके। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत में पहला कंप्यूटर सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में क्या होता है, इसका स्थापित किया गया था 1956 में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन नोट करते जाएंगे कब, 1956 कलकत्ता, यहाँ पे स्थापित हुआ। बट जो 1986 अगस्त में, 16 अगस्त के आसपास हमने इसका फर्स्ट उपयोग किया था, वहां पर बैंगलोर के डाकघर में, बेंगलुरु के डाकघर में। सर सबसे पहले हमने कंप्यूटर का उपयोग किया था, यह किया, स्थापित कब हो गया था, 56 में। 16 अगस्त 1946 में क्या किया, डाकघर में, बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था। हम उपयोग आप जानिए। जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली है। अब जो कंप्यूटर कंप्यूटर हम लोग बात कर रहे हैं, इसके कुछ मेन पार्ट हमने देख लिए थे। एक मॉनिटर होता है, एक मॉनिटर होता है, बोर्ड पड़ा हुआ है यहाँ पर, माउस डाल लो, यहाँ पे एक सीपीयू, यही था कंप्यूटर में, इसको बोलो सीपीयू। सीपीयू के कुछ दो तीन मेन, जैसे तीन मेन पार्ट हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। अब इनको पढ़ना है। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, इसको थोड़ा जान लेते हैं, कंट्रोल यूनिट और ये क्या है, मेमोरी यूनिट। अब जो कंप्यूटर का हृदय माना जाता है सीपीयू को, एक कंट्रोल यूनिट क्या है, इसका नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम। जो मेमोरी यूनिट है इसका क्या, मस्तिष्क है। तो यहाँ पे एक देखिएगा, जो कंप्यूटर के हृदय किसको माना गया, सीपीयू को। कंप्यूटर के मस्तिष्क क्या है, मेमोरी यूनिट को कहा जाता है। तो कंप्यूटर का तंत्रिका केंद्र क्या है, कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है। ये छोटे छोटा बेसिक पॉइंट है, एग्जाम में पूछता है। अब हम बात कर रहे थे सुपर ने, ये देखा, पोर्टेबल कंप्यूटर देखा हमने, माइक्रो कंप्यूटर देखा हमने, मिनी कंप्यूटर देखा हमने, मेन फ्रेम कंप्यूटर देखा, फिर सुपर कंप्यूटर। अब जो सुपर कंप्यूटर की स्पेशलिटी क्या थी, यहाँ पे हमने देखा कि इसकी स्पीड बहुत कॉस्टली है। देखो ऐसा दिखता है सुपर कंप्यूटर, हमने देखा कॉस्टली है, बड़ा साइज में बहुत बड़ा है। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी एक रूम ऑक्यूपाई कर लेता है। और ये रेलवे स्टेशन हमने देखा कि रेलवे स्टेशन में क्या मेन फ्रेम। और आज के डेट में हम लोग सुपर कंप्यूटर कहाँ, वेदर फोरकास्टिंग, डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट से, सब जगह किसका यूज होता है, सुपर कंप्यूटर यूज होता है। अब सुपर कंप्यूटर को हम तो भाई कि यहाँ पे देखे कि 1956 में कंप्यूटर आ गया, हमने यूज किया 1986 में, ऑलरेडी पीछे है। यानी बाकी की कंट्रीज जो हैं कि सुपर कंप्यूटर जैसे इतने सारे ऐसे, इतना डेवलप हो चुके थे, बट हम पीछे थे। तो धीरे से कंप्यूटर को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर मिशन पे काम किया गया, यानी इसको नाम दिया गया NSM, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, है ना।
राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसको एक नया मिशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। कब लॉन्च किया गया? 2015 में। तो उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा सुपर कंप्यूटर बनाए ना। 2015 से 22 तक का एक कार्यकाल था, पीरियड था, जिसमें बजट 4,500 करोड़ की बजट अनुमानित लागत। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, यह मिशन सरकार के डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया के अंतर्गत था, ठीक है, दृष्टिकोण का समर्थन करते थे। अब यहाँ पे जो सुपर कंप्यूटर, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? मैंने बताया था कि परम 8000 आपको देखने को मिलता है, बस ये नाम। इसको बनाया किसने था? तो बनाया था सी डैक ने। अभी सी डैक क्या है? सी डैक ने क्या बनाया? परम 8000 बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सी डैक का कंफर्म पूछते ही है। सी डैक का फुल फॉर्म, तो सी डैक का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। यही वो संस्था है जिसने परम 8000, ठीक है, पहला इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया। इसके कंट्रीब्यूशन से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये जो की वजह से क्या बनाया इन्होंने? सेंटर फॉर डेवलप परम 8000 बनाया, ठीक है, इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। अब जो सीडेक का फुल फॉर्म पूछता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब इसका जो मोटो स्लोगन क्या है? ज्ञान देव तू कैवल्यम। तो ये भी शायद पूछ ले एग्जाम में, भरोसा नहीं कुछ। तो हमने देखा कि एनएसएम मिशन के बारे में 2015 से 22, इसमें क्या किया? सुपर कंप्यूटर को बढ़ावा देने के लिए, इस पे और काम करने के लिए इन्होंने क्या बनाया? ठीक। अब पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? सी डैक ने बनाया। क्या नाम दिया? परम 8000। बाकी के सुपर कंप्यूटर के नाम भी परम से ही स्टार्ट होता है, परम शिवाय, ये सब आपका जो है कि सुपर कंप्यूटर से, और यहीं से स्टार्ट हुआ। अब जो सुपर कंप्यूटर की इसमें एक इम्पोर्टेंट ये था कि अभी जो राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क से, तो क्या राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर ग्रिड के साथ जोड़ा जाएगा। अभी नेशनल नॉलेज नेटवर्क से क्या है? एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये जो कंट्री वाइड है ना, ये अलग अलग कंट्री से कंट्री एक कुछ क्या है, जोड़ा जा रहा है। इसका जो मेन उद्देश्य क्या है? नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो एनकेएन है, ये एग्जाम में शायद आ सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली तो जो नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, ये क्या कर रहा है कि एक अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स क्या, क्रिएटिंग नॉलेज सोसाइटी विदाउट बाउंड्रीज, है ना। अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग संस्थान को इस कनेक्शन के थ्रू जोड़ा जा रहा है, ठीक है, ताकि नॉलेज शेयर किया जा सके, क्लाइमेट पे काम किया जा सके विदाउट एनी बाउंड्रीज। जो अलग हायर इंस्टीट्यूशन है अलग अलग देशों में अलग अलग, तो इनको क्या करें? इंटरकनेक्ट किया जा रहा है। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लर्निंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, विद हाई स्पीड डाटा कम्युनिकेशन के साथ इनको क्या कर रहा है? कोलैबोरेशन किया गया है एनकेएम के एक मिशन के थ्रू, और अलग अलग कंट्रीज को, ठीक है, कनेक्ट किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे देखिए ये एनकेएम मिशन का एक गोल है कि दुनिया में जितने भी इंस्टीट्यूट है, जितने भी रिसर्च सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, उनसे आप इनसे क्या किया? कोलैबोरेशन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जितने भी अब जो भी अपन नॉलेज है, या फिर बोल लो कि लर्निंग सोसाइटी बोल लो, एक एक सोसाइटी क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, हायर इंस्टीट्यूशन और रिसर्च के साथ, ठीक है, ताकि एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहे। अगर कभी वेदर फोरकास्टिंग पे, वेदर क्लाइमेट पे किसी पे काम कर रहा हूँ, तो ये एक नया इनिशिएटिव है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ठीक है, नॉलेज शेयर करना एक दूसरे से। एक इसका कोलैबोरेशन एट ग्लोबल लेवल पे इसका कोलैबोरेशन हो रहा है। अब सीडेक से थोड़ा सा आ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टिविटी फॉर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, एक दूसरे से शेयर करने के लिए क्या किया जा रहा है? ग्लोबल लेवल पे कनेक्ट किया जा रहा है। किसके थ्रू? एनकेएन, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। पूछ सकते हैं एनकेएन, एनकेएन बिलोंग्स टू, या फिर एनकेएन किससे संबंधित है, ये शायद एग्जाम में आ जाए, ठीक है। रिसर्च, इसके लिए क्लाइमेट मॉडलिंग, बहुत सारी चीज, एजुकेशन फैसिलिटी, डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है, ई गवर्नेंस, सारा इंपॉर्टेंट है इसी से, एनकेएन से। अब हम अपने जो सुपर कंप्यूटर देखा, एक मेन फ्रेम का हम लोग थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। मेन फ्रेम कहाँ यूज होता है? रेलवे स्टेशन आपका बेस्ट एग्जांपल है।
याद दिखेगा, इसका स्पीड मेमोरी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, यहाँ पे मिनी कंप्यूटर हमने देखा था। मिनी कंप्यूटर भाई, जब माइक्रो आया, माइक्रो यानी पीसी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर आया, मल्टी यूजर। भाई हो तो गया मल्टी यूजर, लेकिन इसका स्पीड स्लो था। जब स्पीड स्लो है, मेमोरी भी स्लो है, तो इसका उतना अच्छा। उसके बाद इससे जो देखने को मिला, मेन फ्रेम, फ्रेम के बाद सुपर कंप्यूटर। तो आप ऐसे एक सीरीज में याद रखेंगे तो इजिली याद रहेगा। ठीक है, ये मिनी कंप्यूटर का स्मॉल बिजनेस, ये सिर्फ रिकॉर्ड्स यानी अलग अलग डाटा के रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए मिनी कंप्यूटर का यूज है। अब इंश्योरेंस कंपनी हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, ये मिनी कंप्यूटर का उपयोग करती थी। माइक्रो कंप्यूटर, जस्ट हमने देखा पर्सनल कंप्यूटर है। आप देखा होगा कि एक बच्चा खेलते रहता है, स्क्रीन में गेम चल रहा है, कौन सा, मारियो ले लो। एक बच्चा आराम से खेल रहा है, बाकी सब बैठ के अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। पीसी किसके अंदर आता है? माइक्रो कंप्यूटर के आता है। हमने देखा माइक्रो, एक बार रिवीजन करते हैं। माइक्रो, हमने पढ़ा मिनी, हमने देखा मेन फ्रेम, फ्रेम, फ्रेम के बाद हमने देखा सुपर कंप्यूटर। ये हमारा अब तक का था। सबसे पहले पोर्टेबल देख लो। पोर्टेबल यानी लैपटॉप, प्रो यानी पीसी, मिनी यानी मल्टी यूजर, इंश्योरेंस कंपनी रिकॉर्ड का स्टोर करने के लिए मिनी कंप्यूटर। रिजर्वेशन से याद रखो, रेलवे रिजर्वेशन यानी बड़ा, इतना बड़ा जनसंख्या का रिजर्वेशन। आप याद रखो तो आपको याद रहेगा। सुपर कंप्यूटर यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट सब। पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी है परम 8000। तब सबसे पहले 1956 में कलकत्ता में स्थापित किया कंप्यूटर। 1986 अगस्त 1986 में क्या किया हम लोग, इसका यूज किए कहाँ पर? बैंगलोर के डाकघर में। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है इससे कुछ। फिर 2015 में एनएसएम मिशन देखने को मिला, किसको बढ़ावा देने के लिए? सुपर कंप्यूटर। ये लगभग 4,500 करोड़ की लागत के ऊपर ये काम कर रहे थे। 2015 से 22 तक का इनका टारगेट था। तो अलग अलग सुपर कंप्यूटर बनाने का इनका टारगेट था। तो सुपर कंप्यूटर पे ही इनका फोकस था, एनएसएम मिशन नेशनल। अब उसी के थ्रू हमने देखा एनकेएन के बारे में। एनकेएन नेशनल नॉलेज नेटवर्क, यानी दुनिया भर के जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहां से नॉलेज लेना, शेयर करने के लिए इन्होंने एक कोई बिना किसी बाउंड्री के एक नेटवर्क बनाने का डिसाइड किया, ग्लोबल नेटवर्क, कोलैबोरेशन विद ग्लोबल नेटवर्क, एनकेएन नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ताकि क्लाइमेट पे काम किया सके, एक दूसरे की नॉलेज को शेयर किया जा सके, ऐसा नेटवर्क बनाया जा रहा है। अब ये देखा हमने, पहला एक हमने सेक्शन कंप्लीट किया इसका। ये हमने देखा अब तक छोटा छोटा बेसिक सेटअप। अब इसके जो कार्य अनुसार इसके देखते हैं, एनालॉग कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। अब ये सब डाटा पे ही काम कर रहा है। कोई भी कंप्यूटर किस पे काम कर रहा है? मेन पर्पस कैसे? डाटा का कुछ भी लेन देन सब डाटा से रिलेटेड। अब इसमें जो एनालॉग एनालॉग कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर का डाटा कैसे होगा, डिजिटल कंप्यूटर का डाटा कैसे होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर का डाटा, यानी कोई भी डाटा आउटपुट के तौर पे वो क्या ले रहा है और क्या आउटपुट के तौर पे दे रहा है, ये हम देखें। अब जो यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर देख सकते हैं, जो एनालॉग कंप्यूटर किसके, जो टेम्परेचर मापने, प्रेशर, वेट, डेप्थ, वोल्टेज, ये सब क्या है? इसका डाटा ले। तो डाटा के टाइप्स देख सकते हैं, किसी के टेम्परेचर, प्रेशर, वेट, डेप्थ, ये सब के डाटा के टाइप्स है। अब जो एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है? एनालॉग डाटा को प्रोसेस करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉगस कंप्यूटर बोलते हैं। अभी इसका जो मेन क्या है, वेव फॉर्म्स में बोल सकते हैं, है ना। अब ये डाटा को कैसे रिकॉग्नाइज करता है? ये कंटिन्यूअस मेजरमेंट इन वेव फॉर्म। ठीक है, जो भी कंटिन्यूअस मेजरमेंट इन वेव फॉर्म, तो क्या करता है? इसको डाटा को रिकॉग्नाइज करता है बाय कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। ये क्या है? एनालॉग डाटा है। अब एनालॉग डाटा के टाइप्स हम देखेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर। हम देख सकते हैं प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होता है पल्सेस के रूप में, है ना। टेम्परेचर देखते हैं कि हम लोग धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे डाउन होता है। तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रिकल पल्स, जो भी डाटा को कैसे रिकॉग्नाइज करता है वेव फॉर्म में, तो अलग अलग टाइप पे, अलग अलग पे वो रिकॉग्नाइज करता है। अब जो दूसरा है वो है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर मतलब ऑन और ऑफ बोल सकते हैं, जो बाइनरी डिजिट पे काम करता है। बाइनरी डिजिट है ना, 0 1 1 0, ये सब क्या है? बाइनरी डिजिट है, बाइनरी डिजिट पे काम करता है। अब इसको जो बाइनरी इसका जब ऑन मतलब क्या होता है? जब कंप्यूटर ऑन है,
कंप्यूटर ऑन है तो इसका मतलब क्या है, 1 बाइनरी डिजिट, 0 यानी ऑफ। तो ये क्वेश्चन डिजिटल कंप्यूटर। अब जो हाइब्रिड कंप्यूटर है इसका मिक्सअप होता है किसका, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का, हाइब्रिड कंप्यूटर है। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हॉस्पिटल में हम यूज करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हाइब्रिड में क्या है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के फीचर्स अवेलेबल रहते हैं, जो कि लॉजिकल ऑपरेशंस है ना, और जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने पे ये काम करता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने देखा, बोल सकते हैं HRS 100 बोल लो, या फिर जो हॉस्पिटल में कंप्यूटर रहते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स है। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन एक टाइप का कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क क्या नहीं, मेमोरी। कंप्यूटर का मस्तिष्क है मेमोरी। जो सीपीयू है, ये 3 पार्ट हमने देखे थे, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, तीसरा क्या है, मेमोरी यूनिट। जो मेमोरी यूनिट वही क्या है, मस्तिष्क है। कंट्रोल यूनिट क्या है, नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम पढ़ा था हमने। उसके बाद इसका एएलयू, और सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। किसका, कंप्यूटर का हार्ट बोलते हैं। यहाँ पे जो का केंद्र यूनिट, यही पढ़ा था हमने, मेमोरी यूनिट को कहा जाता है कंप्यूटर के मस्तिष्क को, हृदय को हम क्या, सीपीयू। सेंट्रल, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म। फिर एग्जाम पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं। अब डाटा संग्रहण यानी डाटा स्टोरेज करना, डाटा भंडारण यानी स्टोरेज करना, डाटा प्रोसेसिंग। हमने देखा था कि वो क्या करता है, डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। डाटा को उठ लिया, प्रोसेस किया, स्टोर करता है, क्या करता है, आउटपुट देता है। यहाँ पे जो संग्रहण भंडारण यानी स्टोर का आ गया काम, प्रोसेसिंग यानी प्रोसेस भी कर रहा है बट विश्लेषण, डाटा को एनालिसिस नहीं करता, करता है बट, तो मुख्य कारण, मुख्य उसका जो मेन फंक्शन क्या है, बस मेन फंक्शन में पूछता है, डाटा एनालिसिस करता है बट ये क्या कर रहा है, इसका क्या है, मुख्य कार्य है किसी भी कंप्यूटर का। कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डाटा के डैश में परिवर्तित है। तो कंप्यूटर का काम क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है, दिए गए सूचना को परिवर्तित करना। जो भी सूचना हम लोग इंस्ट्रक्शन जो भी देते हैं उसको उसमें करता है। तो मेन लक्ष्य क्या है। कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है, भौतिक फिजिकल कंपोनेंट्स क्या है, हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू की गति मापने की इकाई नहीं है। हम लोग मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड से कंप्यूटर की स्पीड मापते हैं, फ्लॉप से मापते हैं, गीगाहर्ट्ज से मापते हैं, बट गीगाबाइट से नहीं मापते। तो आंसर गीगाबाइट। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो अब देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर आया कैसे, हम इतना देर से कंप्यूटर के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है एबेकस। इसके एबेकस के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है अबेंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। अब इसके फुल फॉर्म में ही लिखा है कैलकुलेशन, यानी एक कैलकुलेशन करने की प्रणाली, यानी कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका सिस्टम क्या है। जो भी हम किसी भी नंबर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो एबिकस जो हमको देखने को मिलता है सबसे पहले चाइना के द्वारा। ठीक है, ये यहीं से विकसित है। इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछेगा संसार का प्रथम गणक यंत्र क्या है, तो वो क्या है, अबेकस है। तो फुल फॉर्म क्या है, अबंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। अब ये कब है, 16th सेंचुरी की है, 16वीं शताब्दी की ये देखे गया था ये। के बाद हम देखेंगे नेपियर बोर्ड, तो 16th सेंचुरी या फिर 3000 BC भी बोलते हैं हम। ठीक,
ये प्रचुर मात्रा में मोती जोड़ी और गणना उपयोगिता प्रणाली, अब यहाँ पे देख सकते हैं आजकल भी बच्चे लोग सीखते हैं इससे कैलकुलेशन इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। अबेकस। उसके बाद आता है नेपियर, जॉन नेपियर। एक तो ब्लैंक ऐड कर लेते हैं हमारे। देखा 16th सेंचुरी में क्या देखा हमने। के बाद हम पढ़ेंगे जॉन नेपियर की नेपियर बॉल। जॉन नेपियर की नेपियर बॉल। अबेकस, abundant beats addition calculation utility system। यह है और ये चाइना के द्वारा हमको देखने को मिलती है 16th सेंचुरी में। इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे हम नेपियर बोन। अब इस कैलकुलेशन डिवाइस को मेटल की रॉड, लकड़ी और हाथी के दांत से डिजाइन किया गया था। यह दशमलव बिंदु को इस्तेमाल करने वाला पहला उपकरण था। दशमलव बिंदु को इस्तेमाल करने वाला पहला उपकरण था किसका? जॉन नेपियर। देख सकते हैं लकड़ी के उसमें बना दिया गया, यही से अपन इसका कैलकुलेशन डिवाइस बोल सकते हैं इसको। अभी 1617 में इसको हमको देखने मिला जॉन नेपियर का। अब आ गया 1617 में कौन? जॉन नेपियर। के बाद आया स्लाइड रूल 1622 में। देख सकते हैं यहाँ पे भी कैलकुलेशन। तो ये स्लाइड रूल अभी भी हाथ से ही ऑपरेट हो रहा है ना, मैकेनिकल। हाथ से ही क्या बोल सकते हैं, इसको ऑपरेट कर रहे हैं कुछ भी कैलकुलेशन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। 1622 में क्या देखने को मिला? बस यही ईयर याद रखिएगा। 17 में जॉन नेपियर, अराउंड 3000 बीसी बोल लो या फिर 16 सेंचुरी में आपको क्या मिला? अबेकस देखने को मिला। जॉन नेपियर, जॉन नेपियर के बाद स्लाइड रूल। ये क्या थी? नेपियर बोन थी। अब जो स्लाइड रूल किसने इन्वेंट किया था? विलियम ऑगट्रेड। ऑट्रेड के बाद देखने को मिला ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमको पूछता है ब्लेस पास्कल में। तो ये जो ब्लेस पास्कल ने ही पास्कल कैलकुलेटर की, पास्कलाइन कैलकुलेटर बोल सकता है एग्जाम में, पास्कल कैलकुलेटर की खोज की। ब्लेस पास्कलाइन। एक एक अब उन 1642 से लेके 44 तक। हाँ, जो ब्लेस पास्कल 1642, अब एक और ऐड करते हैं हम धीरे से 1622 के बाद 1642। आप ऐसे रिवीजन करेंगे एक के बाद एक। एबेकस देखने को मिला, अबेंडेंट तो बीट्स एजुकेशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम देखने को मिला। अबेंडेंट बीट्स एंड एजुकेशन एंड अबेंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, ठीक है, हमको ये देखने को मिला। फिर हम देखें कि जॉन नेपियर की 1617 में, फिर स्लाइड रूल विलियम ऑर्ट्रेट, फिर 1642 में हमको देखने को मिला क्या? पास्कलाइन, ब्लेस पास्कल की पास्कलाइन कैलकुलेटर। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम 1642 के। और ये प्रथम यांत्रिक गणना मशीन, एडिंग मशीन बोल लो, अर्थमेटिक मशीन, पास्कलाइन कैलकुलेटर। और सबसे पहला मूलभूत कैलकुलेटर माना जाता है किसको? पास्कलाइन। सबसे पहला मूलभूत कैलकुलेटर पूछेगा, पास्कलाइन कैलकुलेटर। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट था, क्या था? संसार का प्रथम गणक यंत्र क्या है? यहाँ पर एबेकस है। गणक यंत्र क्या है? एबेकस है। और जो मूलभूत कैलकुलेटर कौन सा है? वो है ब्लेस पास्कल। पास्कलाइन कैलकुलेटर है पास्कल। अब ये सब चल रहा है, अभी तक कैलकुलेटर की बात चल रही है, अभी तक इंजन का आविष्कार, इंजन तक हम लोग पहुंचे नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे वेगस के बाद, जॉन नेपियर, नेपियर बोन, तो या फिर स्लाइड और विलियम ऑर्ट्रेट की देख लिया हमने, ब्लेस पास्कल के बारे में पढ़ा। अब आएंगे धीरे से इंजन में तक पहुंचे। अब जो इंजन जो है वहां तक पहुंचाया हमें चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज एक ऐसे हैं जो फादर ऑफ कंप्यूटर, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। यही वो है जिन्होंने अलग अलग टाइप के इंजन का आविष्कार किया, उसके बीच में धीरे धीरे डेवलपमेंट किए। यही
विधाता मानते हैं, वे को हम क्या मानते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। इन्होंने सबसे पहले क्या खोज की, डिफरेंस इंजन की, के बाद एनालिटिकल इंजन, यानी इसमें कुछ कुछ गड़बड़ी थी तो धीरे से एनालिटिकल इंजन में शिफ्ट हुए। अब चार्ल्स वेबेज के साथ एक आती है लेडी अगस्ता, लॉवलेंस एडा लॉवलेंस एडी लेडी, या फिर अगस्ता वो कहा जाता है उनको। वो फर्स्ट प्रोग्रामर थी जो इन्होंने जिन्होंने इनके साथ काम किया और एक कंप्यूटर बनाया, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर। इसमें प्रोग्राम का हमको देखने को मिला, प्रोग्रामिंग देखने को मिला। ये मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहा जाता है उन्हें। आगे भी मैंने रखा है साइड पे इमेजेस, तो धीरे धीरे अपन देखेंगे। अब डिफरेंस इंजन के पास तक आते हैं हम लोग। डिफरेंस इंजन के इसको क्या बोल सकते हैं, कैलकुलेटिंग मशीन। अब ये धीरे धीरे, हाँ, कैलकुलेटर पढ़ रहे थे हम लोग, लाइन कैलकुलेटर, स्लाइड और हाथ पे था तब तक। अब क्या कर सकते हैं, ये अबेकस देखा हमने, जॉन नेपियर के बारे में पढ़ा, स्लाइड रूल पढ़ा, फिर पास्कल लाइन कैलकुलेटर पढ़ा। अब डिफरेंस इंजन जो कैलकुलेटिंग मशीन बोल सकते हैं। अब जो डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन के विधाता कौन है, चार्ल्स बेबेज। तो क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज। फिर हमने देखा एनालिटिकल इंजन कब, के द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। एनालिटिकल इंजन ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको हमको याद रखना है एग्जाम के लिए। यहाँ पे ब्लेस पास्कल की पास्कल लाइन कैलकुलेटर, ब्लेस पास्कल की 1642। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है इसको थोड़ा सा करना चाहिए। अब जो डिफरेंस इंजन है चार्ल्स बेबेज के, कुछ धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये चार्ल्स बेबेज का हमको दिखना था 1813 और 1822। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। एक ये अलग अलग डिफरेंस इंजन जो वेरिएशन है उसमें हमको देखने को मिला। 1813 से 1822 के बीच में डिफरेंस इंजन में इंप्लीमेंट देखने को मिला, किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। अब इंजन की बात कर रहे हैं ना, अभी तक कैलकुलेटर चल रहा था, इंजन तक पहुंचे। धीरे से हम लोग इलेक्ट्रो मैकेनिकल मैकेनिकल ऐसा पढ़ेंगे। तो अब चार्ल्स बेबेज 1813 में क्या, हम लोग को पहला डिफरेंस इंजन, दूसरा 1822 में। अब जो आता है चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल एनालिटिकल इंजन, है ना। अब जो एनालिटिकल इंजन है ये कब, 1837 से 42 तक, चार्ल्स बेबेज का। अब इनके साथ एक जन काम किया था जिन्होंने, क्या था, एडी अगस्ता, एडी अगस्ता। ये मदर ऑफ प्रोग्रामिंग कहा जाता है इनको। इन्हीं के द्वारा क्या कहता है, फर्स्ट प्रोग्रामिंग हमको देखने को मिला था। एनालिटिकल इंजन कब हमने देखा कि ये जो डिफरेंस इंजन के वेरिएशन 1813 से 1822 तक, इसके द्वारा चार गुना, प्रथम सेकंड एडिशन को तो इसके द्वारा फिर धीरे से इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया। क्या बनाया, एनालिटिकल इंजन। अब जो एनालिटिकल इंजन था 1837 से लेके 42 तक, यहाँ पे हमको देखने को मिला धीरे से प्रोग्रामिंग ऐड हुआ। एडी अगस्ता, ये देख सकते हैं अगस्ता एडा। इनको क्या माना जाता है, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रोग्रामर माना जाता है। क्या माना जाता है, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है किनको, लेडी अगस्ता जी को। जो जनरल पर्पस पे काम किया इन्होंने, एक पर्पस कंप्यूटर पे काम किया इन्होंने, एडा अगस्ता में, ठीक है, लेडी अगस्ता बहुत मेधावी मैथमेटिशियन भी थी। अब एनालिटिकल इंजन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। क्या है, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, कौन सा, एनालिटिकल इंजन। बस इतना आप याद रख सकते हैं। और देख सकते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, और एडा लॉवलेस द मदर ऑफ कंप्यूटर साइंस। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर वही है,
8 अगस्त था, तो मैंने आपके लिए इमेज रखा है ताकि आपको एग्जाम में याद आ जाए द मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किसे कहा जाता है। लवलेस को कहा जाता है ये इमेजेस। धीरे से सबसे पहले एक नया हमको देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक टैबुलेटिंग सिस्टम के नाम। तो 1890 में देखा गया इलेक्ट्रिक टैबुलेटिंग मशीन, और ये यूएस की जनगणना के लिए भी इसका यूज किया गया था ना, इलेक्ट्रिक टैबुलेटिंग मशीन का। अब इसमें जो यूज करते थे वो पावर पंच कार्ड्स यूज किया जाता था, मेमोरी यूनिट और मैग्नेटिक ड्रम्स इसका यूज किया गया था। ये जो इलेक्ट्रिक टैबुलेटिंग मशीन है, यूएस की जनगणना में इसका उपयोग हुआ था सबसे पहले। देखिए 1890 में अमेरिकी जनगणना के डाटा को संसाधित करने में मदद करने के लिए विकसित किया गया था 1890 में। हरमन हॉलरिथ, किसके द्वारा? हरमन हॉलरिथ इन्वेंटर है। फिर 1931 में देखने को मिलता है कचा रिवॉल्यूशन, जो बुश एनालॉग, जो बुश सॉल्यूशन, एक ये क्या था, एक मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर था। इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए था ये 1931। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थोड़ा सा ये इलेक्ट्रिक टैबलेटिंग मशीन हॉलरिथ का और चार्ल्स बेबेज का ये इम्पोर्टेंट है, प्रोग्रामर थी जो, ये भी इनका नाम नहीं भूलना है। रेफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, ब्लेस पास्कल की पास्कलाइन कैलकुलेटर 1642 में। 91 से 1870 में हम जो डिफरेंस इंजन धीरे धीरे उसका देखने को मिला है 18 सदी में। डिफरेंस इंजन के दो पार्ट है, फर्स्ट वन 1813 और 1822 के आसपास। ये आपको देखिएगा, फीमेल प्रोग्रामर पूछ सकेगा, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर पूछ सकता है, लेडी अगस्ता है, एडा लवलेस। तो ये बुश एनालॉग सॉल्यूशन जो है, यह पहला आधुनिक एनालॉग कंप्यूटर था जो डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट है। मशीन में गणना करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल को वैक्यूम ट्यूब द्वारा स्विच किया जाता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर हमको देखने को मिला मॉडर्न कंप्यूटर, जॉन एटनासॉफ एंड क्लिफर्ड बेरी। ये जॉन एटनासॉफ के जो असिस्टेंट थे, स्टूडेंट बोल लो असिस्टेंट बोल लो, क्लिफर्ड बेरी जी थे। इन दोनों के द्वारा देखने को मिला हमें मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर से क्या तात्पर्य है? ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना, जॉन एटनासॉफ एंड बेरी, याद रखिएगा ABC। कब? 1942 के बाद। अब जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, यही है जॉन एटनासॉफ और क्लिफर्ड बेरी के द्वारा आविष्कार किया गया था। इसमें 45 निर्वात नाली वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, जो 45 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग आंतरिक लॉजिक के लिए तथा कैपेसिटर का संग्रहण के लिए किया गया। अब तक हमने देखा, इस लिस्ट में आप ऐड करिएगा धीरे धीरे कि आपने कब 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 तक सब चीज देखा। ब्लेस पास्कल के बाद हमने देखा डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन से हम लोग धीरे धीरे अब आगे बढ़ चुके हैं। क्या टैबलेटिंग मशीन देखना हमने, हॉलरेट की टैबलेटिंग मशीन देखा हमने। फिर हम देखा बुश एनालॉग रेजोल्यूशन। अब आगे बढ़ा, हमने देखा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ना, एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, मॉडर्न कंप्यूटर बोल लो। अब आता है हॉवर्ड मार्क वन। ये जो हॉवर्ड मार्क 1 है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनता है, एग्जाम में पूछा गया 2-3 बार, क्योंकि ये क्या था, एक यांत्रिक कैलकुलेटर माना जाता है इन्हें, और ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर भी बोल सकते हैं मार्क 1 को। इसके मार्क 1 से मार्क 4 तक अलग अलग सीरीज है। क्या है? एक ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर है।
ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, और सी या फिर यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहा जाता था। तो ये एग्जाम में पूछता है, मार्क वन। ये 1944 के आसपास एक साथ तीन गणनाएं कर सकता था। कहते हैं प्रोफेसर हावर्ड एकेन द्वारा डिजाइन किया गया था, प्रोफेसर हावर्ड एकेन। इसलिए इनको इसको हावर्ड मार्क वन के नाम से दिया। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर भी है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। अभी तक हम लोग धीरे से हमने यहाँ पे देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, डिजिटल धीरे धीरे मॉडर्न कंप्यूटर, एटलस ऑफ और बेरी की इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, अब आया इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर। इसके थे विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र, है ना, पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र, प्रोफेसर हॉवर्ड एकेन। अब हमको देखने को मिलता है एनियाक के बारे में। एनियाक क्या है? एनियाक क्या है? द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एनियाक। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एनियाक का। बड़े बड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसी से सॉल्व किए जाते थे। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अभी किसके द्वारा एनियाक बनाया गया था? एनी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन इंसान है, जेपी एकर्ट तथा जॉन मुचली। ये एकर्ट, जॉन मुचली, दो इम्पोर्टेंट है काम के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर एनियाक, एकर्ट और मुचली, जेपी एकर्ट और मुचली, रामर। जनरल पर्पस कंप्यूटर के नाम से भी कहा गया है। अब धीरे धीरे एनियाक में प्रॉब्लम था कि कोई भी अगर आप प्रोग्राम कर रहे हो, ये भी प्रोग्राम आ चुका था किसके द्वारा? लेडी डायगस्ता के द्वारा, चार्ल्स बेबेज और इन दोनों के द्वारा एक देखने को मिला था हमें, एनालिटिक इंजन। अब एनियाक की एक प्रॉब्लम थी कि इसमें प्रोग्राम में जो परिवर्तन हुए, कुछ गलती हो गया, कुछ चेंज करना है तो कठिन था, ठीक है। अब इससे निपटने के लिए हमको देखने को मिला एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, ये इसके बाद हमको बूम मिला, प्रोग्रामिंग में हमको चेंजेस देखने को मिले, ठीक है, स्टोर प्रोग्राम को स्टोर करने में सहायता हुई। एनियाक में क्या करता? परिवर्तन कठिन था। एक हम उसके बाद देखिए एडवेक के बारे में। एडवेक की खोज किसने की? वैन न्यूमैन ने, है ना। अभी इससे क्या होता था कि प्रोग्राम को हम लोग स्टोर कर पा रहे हैं, है ना। यह इसका इन्वेंटर कौन थे? जॉन वॉन न्यूमैन। बस इतने याद रखना है, 1950 ईयर, धीरे धीरे आपको याद रखना है। और इसके बाद देखने को मिला 51 में यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब जॉन वॉन न्यूमैन बीच में आगे किसके? मुचली और जेपी एक्वर्ट के बीच में, है ना। ये है दो। ये जो एनियाक है, आप याद रखिएगा, इसके खोजकर्ता कौन है? जेपी एकर्ट तथा जॉन मुचली। एनियाक के बाद क्या मिला? एडवेक देखने को मिला। एडवेक देखने को मिला, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद हमने देखा एडवेक के बाद जस्ट क्या आया? जो एनियाक में कुछ गलती थी, मतलब जैसे प्रोग्राम में परिवर्तन नहीं हो पाता था, तो एडवेक आया। एडवेक के बाद देखने को मिला हमें यूनिवेक। अब यूनिवेक जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिन्होंने एनियाक की खोज की थी, वही यूनिवेक परिवर्तन के साथ उतरे मार्केट में। ये जॉन मुचली
और प्रेस्पर एकेड अभी सिर्फ ना कोई जनरल पर्सनल यूज नहीं कर रहे कंप्यूटर को, सिर्फ ऑफिस पर्पस कुछ है उस समय वॉर वॉर क्लाइमेट वाइमेट सारा चीज के लिए इसका उपयोग धीरे धीरे एडवांस होता गया कंप्यूटर, बट अब तक घर तक अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं आया। जॉन मुचली और प्रेस्पर एकेड बहुत इंपॉर्टेंट है एनियाक और यूनिवैक के लिए। सॉल्यूशन तक हमने देखा, उसके बाद अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिवैक से। यूनिवैक के बाद हम धीरे धीरे यूनिवैक से स्टार्ट करेंगे पार्ट 5 में।